स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिस्कस करने लग रहे थे ब्लड ग्रुप, तो उसमें आपने देखा एक फैक्टर और होता है जो ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का संकेत देता है। वो फैक्टर है RH फैक्टर, और RH फैक्टर को हम रेसेस फैक्टर के रूप में भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया था ये जो लैंडस्टाइनर ने 1940 के अंदर मंकी से इसको डिस्कवर किया था। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने RH फैक्टर के बारे में पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ये एक प्रकार का एंटीजन होता है जो ब्लड में पाया जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वो RH पॉजिटिव माना जाता है, और उसका जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये RH फैक्टर नहीं है उसके ब्लड के अंदर, तो वो इंडिविजुअल RH नेगेटिव माना जाएगा, और उसका कोई भी जो ब्लड ग्रुप है वो भी नेगेटिव ही रहेगा। तो हमने जाते जाते आपको बताया था ये RH फैक्टर ना केवल ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव दर्शाता है, ये क्रूशियल रोल अदा करता है इन सम केस ऑफ प्रेगनेंसी के कुछ केसेस में ये बड़ा क्रूशियल रोल अपना दिखाता है। आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए RH फैक्टर, रेसेस फैक्टर, ये मैंने थोड़ा सा बताया, फिर भी बता रहा हूँ। इट इज एन एंटीजन और फैक्टर प्रेजेंट इन blood which determine person whether it is person which is RH positive और RH नेगेटिव, जो क्या बताएगा कि ये पर्सन RH पॉजिटिव है या ये पर्सन RH नेगेटिव है। हमने बताया था इफ पर्सन हैव RH फैक्टर इन देयर ब्लड, अगर पर्सन के ब्लड में RH फैक्टर है देन वो क्या कहलाएंगे, वो पर्सन RH पॉजिटिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? RH पॉजिटिव। तो RH फैक्टर ने डिटरमाइन किया कि वो RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव। अब मान लीजिए किसी का भी ब्लड ग्रुप A, B, O, AB कुछ भी हो सकता है। अगर उनके अंदर, उनके ब्लड के अंदर ये RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वो RH पॉजिटिव हो जाएंगे और उनका ब्लड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इफ पर्सन do not have RH फैक्टर, अगर उन पर्सन के ब्लड में RH फैक्टर नहीं है देन वो क्या कहलाएंगे? RH नेगेटिव। RH नेगेटिव यानी कि उनमें क्या नहीं है? रेसेस फैक्टर। तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों, चाहे जैसे अभी हमने लिखा A, B, तो वो सारे क्या माने जाएंगे? नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप आता है ये डिपेंड करता है कि ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर है या RH फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो उनके ब्लड ग्रुप नेगेटिव होंगे, और अगर है तो उनके ब्लड ग्रुप पॉजिटिव माने जाएंगे और वो पर्सन RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब
ये बात तो मैंने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा आपको समझाई थी। अब आगे की स्टोरी क्या है, मैंने ये कहा था ये जो RH फैक्टर है ये क्रूशियल रोल अदा करता है। इट प्ले क्रूशियल रोल in development of baby, in development of baby, in some cases of pregnancy, in some cases of pregnancy, कुछ प्रेगनेंसी के केस ऐसे होते हैं जिनमें RH फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे फादर है वो क्या है RH पॉजिटिव, और जो मदर है वो है RH नेगेटिव। और इनका जो इंडिविजुअल है वो है, अगर मान लीजिए वो RH पॉजिटिव है, जो इनका जो ऑफस्प्रिंग है वो RH पॉजिटिव है। अब इस मदर के लिए जो कि RH नेगेटिव है, इस RH पॉजिटिव फीटस कहें या बेबी कहें, इसको कैरी करना बहुत सेंसिटिव हो जाता है। If RH negative mother carrying RH positive fetus or baby, then it is very sensitive to mother for its development। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्रेग्नेंट मदर है और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है RH नेगेटिव, और इसके वोम के अंदर, वोम का मतलब भाई जो गर्भ है उसके अंदर जो ये फीटस डेवलप होने लग रहा है वो है RH पॉजिटिव। होता क्या है, अगर इस फीटस से कुछ RBC, फीटस से कुछ RBC ट्रांसफर हो जाए मदर के ब्लड में, तो वो क्या लेके जाएंगी RH पॉजिटिव। थोड़ी सी समझने की बात है। मान लीजिए RH से पॉजिटिव बेबी डेवलप होने लग रहा है और RH पॉजिटिव बेबी से कुछ RBC ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कुछ RBC अगर मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। अब मदर का ब्लड कैसा है RH नेगेटिव, और जो फीटस है, जो गर्भ है, जो डेवलपिंग बेबी है, उससे किस तरीके का ब्लड आया है RH पॉजिटिव। अब मदर का ब्लड इस RH पॉजिटिव को, यानी कि जो ये RBC ट्रांसफ़र हुई है मदर के ब्लड में, इस RH पॉजिटिव को या इन RBC को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। किसका ब्लड? मदर का ब्लड। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इफ सम RBC फ्रॉम RH पॉजिटिव बेबी मिक्स विद RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर, देन मदर ब्लड स्टार्ट टू फॉर्म, then mother blood start to form antibody against RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव में भी था, उसका ब्लड RH नेगेटिव जो मदर का ब्लड था उसमें मिक्स हुआ, RBC गई। अब मदर का ब्लड RH नेगेटिव था तो RH पॉजिटिव जो फीटस का ब्लड आया है उसको देके अब मदर का जो ब्लड है वो क्या कर देगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। किसके अगेंस्ट? RH पॉजिटिव जो फीटस से मदर के ब्लड के अंदर गया था। हालांकि जो
जब तक ये एंटीबॉडी बनेंगी तब तक पहला केस, पहली डिलीवरी नॉर्मल होगी, उसमें कोई वो नहीं है, बट सेंसिटिविटी तो है। ये है हाउ एवर फर्स्ट डिलीवरी will be normal and safe। जो पहली डिलीवरी होगी वो कैसी होगी? नॉर्मल होगी और सेफ होगी। अगर लेकिन ये एंटीबॉडी तो बन चुकी है, क्योंकि एंटीबॉडी तो बन चुकी है माता के ब्लड के अंदर RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, लेकिन जब तक ये एंटीबॉडी बनेगी, जब तक बेबी की डेवलपमेंट हो चुकी होगी और डिलीवरी नॉर्मल और सेफ होगी। बट इन सेकेंड टाइम अगर दूसरे टाइम अगेन RH पॉजिटिव बेबी, क्या फीटस कहें, फीटस डेवलप, in second time again RH positive fetus develop in RH negative mother। अगर RH पॉजिटिव की जो दूसरी सेकंड टाइम जो फीटस अगर डेवलप हुआ देन तो मुश्किल हो जाएगी। देन एंटीबॉडी बन चुकी थी पहले केस में, वो डिस्ट्रॉय कर देगी। एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव डिस्ट्रॉय RBC of the fetus, destroy RBC of the fetus, and due to which सेकेंड जो डिलीवरी है, जो सेकेंड टाइम की जो डिलीवरी है वो will not be मीन्स डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ फीटस ड्यूरिंग डेवलपमेंट और आफ्टर, या तो डेवलपमेंट के दौरान ही उस बच्चे की मौत हो जाएगी, या जैसे ही उस बच्चे का जन्म होगा वो जन्म के तुरंत बाद भी उसकी मौत हो सकती है, और आफ्टर बर्थ, डेथ ऑफ फीटस ड्यूरिंग डेवलपमेंट और आफ्टर बर्थ। या तो डेवलपमेंट के दौरान फीटस की क्या हो जाएगी, डेथ, या जन्म के तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडी है वो उससे जो बच्चे की जो RBC है उनको लगातार डिस्ट्रॉय करती रहेगी और बच्चे के अंदर RBC की, खून की कमी हो जाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे वो बच्चा मर जाएगा। और या कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे RBC एक समय डिस्ट्रॉय ना हो तो वो जन्म तो ले लेता है वो बच्चा, लेकिन जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये RH फैक्टर बहुत तगड़ा रोल अदा करता है। इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस में अब इसका इलाज यही है, इन सच केसेस, इस तरीके के केसेस में इम्यूनोसप्रेसेंट, ये कुछ ड्रग्स होती हैं, क्या लिखा, इम्यूनोसप्रेसेंट, ये वो ड्रग्स हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। जैसे इस कंडीशन में अगर इसको ड्रग्स दे दी होती है, दवाई दे दी होती मदर को, तो मदर की एंटीबॉडी जो RH पॉजिटिव को मारने के लिए डेवलप हुई थी वो उसको नहीं मारेगी, क्योंकि मदर का इम्यून सिस्टम
कैसा हो जाएगा, स्प्रेस। स्प्रेस का मतलब शांत हो जाएगा, उसको रोक लिया जाएगा, उसको दबा दिया जाएगा, यूँ कहें तो उसको ये पता नहीं लगने दिया जाएगा कि आपके ब्लड के अंदर RH पॉजिटिव का ब्लड मिल चुका है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर माता का जो ब्लड है वो, उसकी जो एंटीबॉडी है वो उस RH पॉजिटिव को कुछ नहीं कहेंगी और डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। इन सच केस इम्यूनोसप्रेसेंट, ये कुछ ड्रग्स हैं, शुड बी गिवन, should be given to mother for normal and safe delivery या प्रेगनेंसी नॉर्मल रहे, डिलीवरी नॉर्मल रहे तो कुछ दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। और ये दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो माता के शरीर का, जो माता का जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर देते हैं, ताकि माता के द्वारा जो एंटीबॉडी बनाई जाती हैं वो फीटस की जो RBC को डिस्ट्रॉय ना करे। तो इस केस से, इस कॉम्प्लिकेशन से छुटकारा मिल सकता है। ये सब साइंस के बदौलत ही ऐसा हो। अगर ये डिटेक्ट हो जाए पहले स्टेज, पहले ही जब डेवलपमेंट होती है तो अर्ली स्टेज पे अगर ये डिटेक्ट हो जाता है तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई का यूज है। अगर पता ही नहीं चला कि RH नेगेटिव मदर के अंदर RH पॉजिटिव फिर से डेवलपमेंट हो गई है, सेकंड डिलीवरी, सेकंड प्रेगनेंसी, तो फिर प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। तो ये था हमारा RH फैक्टर और रेसिस फैक्टर और प्रेगनेंसी में इसमें आपने इसका देखा। अब हम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग। ये भी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, आपने ये 10th में भी पढ़ा था और अब भी ब्लड क्लॉटिंग। इसको कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं, कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि खून का रुकना, खून का जमना, कोएगुलेट होना ब्लड का, थक्का जमना, खून का थक्का जमना। देखो कई बार जब चोट लग जाती है तो वो टिश्यू डैमेज हो जाता है और उस वहाँ के जो डैमेज टिश्यू की जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो फट जाती है और उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था जब ब्लड का टॉपिक करा था, एक एवरेज एडल्ट पर्सन के अंदर 4 to 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन अगर चोट के कारण धीरे 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 वो ज़्यादा ब्लड अगर बॉडी से बाहर निकल जाता है तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर है, जो फ्लो है, वो बहुत कम हो जाएगा। अब ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाने से वो ब्लड प्रॉपर तरीके से हार्ट के पास या दूसरे बॉडी पार्ट्स के पास वो नहीं पहुंच पाएगा। अब बॉडी पार्ट्स के पास या ऑर्गन के पास या हार्ट के पास ब्लड समय पर या प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा ड्यू टू लेस प्रेशर, ड्यू टू स्लो फ्लो ऑफ ब्लड। देन अब डेफिशिएंसी हो जाएगी उस ऑर्गन के पास, हार्ट के पास, किसकी, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड का अमाउंट बहुत कम है, ब्लड का प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारा ब्लड चोट के दौरान बाहर निकल चुका है। अब वो डेफिशिएंसी के कारण वो ऑर्गन, वो जैसे वो ऑर्गन या दूसरे ऑर्गन या हार्ट काम ढंग से नहीं करेंगे और इंडिविजुअल की डेथ तक हो सकती है। इसलिए ये कहा जाता है जब भी चोट लगती है,
जब फ्लो ऑफ ब्लड होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, तो सर्वप्रथम ब्लड को रोकना चाहिए। उसको एक कपड़े से बांध देना चाहिए, उस डैमेज्ड टिश्यू को, या हाथों से उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देना चाहिए, तो ताकि कम से कम शरीर से ब्लड निकले और ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल्स में मेंटेन रहे और मृत्यु ना हो। तो इंजरी के दौरान सबसे पहली बात देखने की यही होती है, अगर खून निकल रहा है डैमेज टिश्यू से, तो उसको जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के तहत, प्राइमरी ट्रीटमेंट के तहत ब्लड को रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगर ब्लड रुकेगा तो वो जीवित रह जाएगा, अगर ब्लड नहीं रुका, ब्लड निकलता रहा, ब्लड का प्रेशर इतना लो हो गया, तो हार्ट और दूसरे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे, जिसके कारण इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। आज हम इसी टॉपिक को लेके आपको इसका मैकेनिज्म समझाएंगे कि किस तरीके से जब खून ब्लड वेसल से जब वो रैप्चर हो जाती है इंजरी के दौरान, बाहर निकल के अपने ही सिस्टम से, खुद के सिस्टम से वो ब्लड एक विशेष प्रकार का मैकेनिज्म शो करता है, जिससे वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है और उसको हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। कैसे देखेंगे इसको, स्टेप टू स्टेप थोड़ी समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए ये इंजरी हुई, किसी पर्सन को क्या हुई, इंजरी हुई, तो आपको पता है टिश्यू क्या हो जाता है, डैमेज। टिश्यू क्या हो जाता है, डैमेज। टिश्यू डैमेज हो, जब टिश्यू डैमेज होता है तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती है भाई, रैप्चर हो जाती है। जब चोट लगती है तो टिश्यू डैमेज होता है और उस टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, वो रैप्चर हो जाती हैं और एंड रिलीज ब्लड, और वो ब्लड रिलीज करते हुए से ब्लड निकलना आरंभ हो जाता है। अलोंग विद ब्लड के साथ ये ध्यान दें, अलोंग विद प्लेटलेट्स। देखो वैसे तो WBC भी बाहर निकलती है, RBC भी बाहर निकलती है, बहुत सारी प्रोटीन भी बाहर निकलती है, बट मुख्यतः जो रोल है, प्राइमरीली जो रोल है वो ब्लड प्लेटलेट्स का, इसलिए हम इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। तो टिश्यू चोट के दौरान जब टिश्यू डैमेज होता है तो ब्लड वेसल्स फट जाती है, खून बाहर निकलता है और उस खून के साथ ये ब्लड प्लेटलेट्स भी बाहर निकलती है। अब ये जो प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स रैप्चर हो जाती है, रैप्चर व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। जब ये ब्लड प्लेटलेट्स ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो ये ब्लड प्लेटलेट्स भी रैप्चर हो जाती है। ये लिखा है, ब्लड प्लेटलेट्स रैप्चर फट जाती है व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। और रिलीज करेंगे एक सब्सटेंस, ध्यान दें, रिलीज एक सब्सटेंस रिलीज करेंगी और उस सब्सटेंस का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक सब्सटेंस रिलीज करेंगी और उस सब्सटेंस का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्पेलिंग क्या है, THROMBO प्लास्टिन, PLASTIN, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यो एक केमिकल है, एक प्रोटीन है जो ब्लड प्लेटलेट्स इसको क्या करेंगी, रिलीज करेंगी। आई रिपीट अगेन, ड्यूरिंग इंजरी टिश्यू डैमेज टेक्स प्लेस ड्यू टू विच blood vessel rupture and release blood along with platelets. When these platelets come in contact with oxygen, then these becomes rupture
and release a specific chemical or protein known as thromboplastin। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स के द्वारा रिलीज किया जाएगा। अब ये क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन मान लीजिए एक स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में हमारे ब्लड के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होती है? प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन ये किस रूप में होती है? इनएक्टिव रूप में, इनएक्टिव। तो ये प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? थ्रोम्बिन के अंदर। ये प्रोथ्रोम्बिन किसके अंदर कन्वर्ट होगा? थ्रोम्बिन के अंदर। क्योंकि थ्रोम्बिन क्या है? ये एक्टिव प्रोटीन है। लेकिन इस एक्टिव प्रोटीन को कौन बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो किसने रिलीज किया था? जो किसने रिलीज किया था भाई? जो ब्लड प्लेटलेट्स ने रिलीज किया था। तो आपने पहले स्टेप में देखा प्लेटलेट्स जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक इनएक्टिव प्रोटीन है। इसको एक्टिव प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल के द्वारा। ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन जब एक्टिव हो जाता है तो एक और इनएक्टिव फाइब्रिनोजन, ये भी इनएक्टिव प्रोटीन, कौन सी? फाइब्रिनोजन इनएक्टिव प्रोटीन है। ये किस में कन्वर्ट कर दी जाती है? फाइब्रिन में। किसमें? फाइब्रिन में। लेकिन कौन करता है इसको? एक्टिव थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन देखो, पहले तो प्रोथ्रोम्बिन से खुद थ्रोम्बिन बना, लेकिन किसकी मदद से? थ्रोम्बोप्लास्टिन की मदद से। फिर इस एक्टिव थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। ये थ्रोम्बिन, ये फाइब्रिन, ये जो प्रोटीन्स हैं ये ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ही होती हैं। जैसे कि हमने जब ब्लड का प्लाज्मा किया था तो आपको बताया था उसमें 70 से 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती हैं। तो हमने कुछ उन प्रोटीन को ही चुना है जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती हैं, खून के जमने में उनका रोल है। तो वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती हैं। यानी कि जब खून बाहर निकलता है तो प्लेटलेट्स भी निकलती हैं और ये प्रोटीन भी बाहर निकलती हैं। प्लेटलेट्स ने तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया, रिलीज कर दिया, और ये थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन एक्टिव रूप में ये बदल गई। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन को किसने कन्वर्ट किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन ने, और थ्रोम्बिन बना दिया। फिर ये थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ तो उसने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया और ये भी क्या हो गया? एक्टिव। ये जो फाइब्रिन है ये ऐसे धागे से की स्ट्रक्चर होती है। ये थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? थ्रेड लाइक फाइबर्स। अब ये हमारा तीसरा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। यहाँ कैल्शियम आयन एंड जो विटामिन के है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि विटामिन के और कैल्शियम आयन अगर शरीर में बैलेंस्ड अमाउंट में होगा तो खून उतनी ही जल्दी रुकेगा, नहीं तो खून के रुकने में बड़ी समस्या आएगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी है तो उसमें खून की जमने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और वो आदमी, एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, उसकी तरह के सिम्टम शो करेगा। हीमोफीलिया में थोड़ी सी भी अगर चोट लग जाए तो वो चोट ठीक नहीं होती, खून जो निकलता रहता है वो नहीं रुकता और धीरे धीरे खून की कमी हो जाती है, वो मर भी सकता है। तो विटामिन के एंड कैल्शियम आयन का
बहुत बड़ा रोल है खून के जमने का। अब ये जो फाइब्रिन है, अगर हम स्टेप्स करें, ये पतले पतले क्या थे, थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर फाइब्रिन, और ये क्या थी, आरबीसी, ये मान लीजिए आरबीसी। अब जो फाइब्रिन जो धागे लाइन स्ट्रक्चर थी और जो आरबीसी थी, ये दोनों मिलके एक नेटवर्क सा बना देते हैं। ये नेटवर्क, ये एक इतना तगड़ा जाल बन जाता है। ये जो जाल बनेगा और इन्हीं जाल में ये फंस जाएंगी क्या, आरबीसी, कलोट बन जाएगा। जाल धागे तो क्या बना देंगे, जाल गुच्छा सा बन जाएगा, जैसे चिड़िया का घोंसला सा बन जाता है, वो तिनके एक दूसरे में फंस जाते हैं। और फिर उन जो छोटे छोटे जो छेद हैं, छोटे छोटे जो पोर हैं, उनमें क्या फंस जाती हैं, आरबीसी, और क्या बन जाता है, एक कलोट बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, एक जाल बन जाता है किसके, फाइब्रिन और आरबीसी के जुड़ने से, और खून रुक जाता है, खून धीरे धीरे रुक जाएगा। आपने देखा होगा खून रुकने के बाद, क्लॉट होने के बाद थोड़ा सा एक वॉटरी ब्लड बाहर निकलता है, वॉटरी ब्लड बाहर निकलता है, उसको सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। खून बंद होने के बाद थोड़ा सा पानी सा जरूर बाहर निकलता है, क्लॉट होने के बाद। वो पानी सा पानी नहीं है, वो भी ब्लड है, वो कलरलेस ब्लड है। कौन सा ब्लड है, कलरलेस ब्लड है, इसलिए मैंने उसको लिखा है वॉटरी ब्लड। उसका नाम सीरम है, उसका क्या नाम है, सीरम। तो वो थोड़ी देर के बाद फिर वो भी बंद हो जाएगा क्योंकि क्लॉट हो चुकी। तो इस तरीके से जो हमारा चोट लगने के बाद जो ब्लड है वो रुकता है, ये उसका पूरा मैकेनिज्म है। तो फिर एक बार इसको फिर समराइज कर देता हूँ। चोट लगने के बाद जब ब्लड बाहर निकलता है तो उसमें प्लेटलेट्स बाहर निकलती हैं। प्लेटलेट्स जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगी तो वो रैप्चर होके और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगी। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव प्रोटीन को थ्रोम्बिन एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। फिर ये थ्रोम्बिन एक्टिव होने के बाद फाइब्रिनोजन इनएक्टिव प्रोटीन को फाइब्रिन एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। और कैल्शियम आयन और विटामिन के की प्रेजेंस में अब ये फाइब्रिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत रिलीज होते हैं वो आरबीसी के साथ जुड़ के एक गुच्छा, एक नेटवर्क, एक जाल, एक क्लॉट बना देते हैं जिसको ब्लड क्लॉट कहते हैं और खून को रोकने में मदद करते हैं। जितनी थोड़ी गहरी ज़्यादा बड़ी चोट होगी खून थोड़ा सा देर से रुकेगा बट रुक जाएगा मैकेनिज्म के कारण, और हल्की चोट होगी तो उतना जल्दी खून जमेगा। फिर भी खून रुकने के बाद थोड़ा सा कलरलेस ब्लड बाहर निकलता है जिसको सीरम कहते हैं, वो थोड़ी देर तक निकलेगा फिर वो बंद हो जाएगा। तो उसको सीरम कहेंगे। वो है ब्लड, उसमें क्या नहीं है, एक तो उसमें आरबीसी नहीं है, दूसरा उसमें हमारे फाइब्रिनोजन या थ्रोम्बिन नहीं है। तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन या आरबीसी ना होने के कारण वो कलरलेस दिखाई देता है, नहीं तो वो भी क्या है, ब्लड। ठीक है, तो ये था हमारा कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो आपको एक क्वेश्चन करना है, ब्लड और सीरम के अंदर ये है तो दोनों ही ब्लड, इसके अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंस कर लोगे, डिफरेंस। ठीक है, दोनों के अंदर क्या करना है, एक डिफरेंस या असाइनमेंट के रूप में आप लिख के और मेरे पास भेजिए। ठीक है, तो अगर आपके किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप तुरंत उसको मैसेज डाल दें ग्रुप में ताकि वो समस्या आपकी सॉल्व हो सके। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, तब तक आप इसको पक्का रिवाइज करें, समझे, प्रॉब्लम है तो ग्रुप में सेंड करें।